Hello, guys. So, welcome back and greetings to all of you. And in this video, we'll be starting with our new topic or new feature of AWS, feature or service you can say of AWS, which is called as EC2. Full form is Elastic Cloud Compute. Since cloud and compute, both these words start from C, so that's why the name is EC2. Okay, some people say it as EC square or something like that, but I call it as EC2 only. And so let's deep dive into what's EC2, what can be done using EC2 and all. Okay, so okay, coming back to, like, I'll give you a basic explanation that what EC2 is. Like there can be different definitions of EC2, but I'll try to explain it to you in a very simple manner so that आप लोग को भी समझ में आ जाए कि भाई जो बड़े बड़े बार बार बोले जाता है कि ई सी टू इज़ यू कैन से वन ऑफ द कोर फीचर, जो एक ऐसा फीचर है जो क्लाउड को अगर आपके किसी भी प्रोजेक्ट को क्लाउड पर डालना है तो ई सी टू तो आपको किसी भी केस में यूज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, सो देखते हैं क्या होता है ई सी टू। तो ई सी टू को आप ऐसे समझ सकते हो कि ई सी टू का मतलब ये है कि जो हमारा प्रोजेक्ट रहता है, वो प्रोजेक्ट हम लोग को अगर किसी सर्वर पर डालते हैं, ठीक है, लेट्स कंसिडर कि हम लोग क्लाउड पे नहीं डाल रहे, किसी भी जनरल सर्वर पे डाल रहे हैं। जैसे बिगरॉक से हमने एक होस्टिंग प्लान खरीदा है। होस्टिंग प्लान खरीदना मतलब कि एक सर्वर रेंट पे लेना, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो और डोमेन हमारे पास है, तो हमने क्या किया कि भाई डोमेन भी ले लिया, बिगरॉक से ले लिया, डोमेन गोडाडी से ले लिया, कहीं और से ले लिया, डजेंट मैटर। एंड एक सर्वर ले लिया, वो भी कहीं से ले लिया, लेट्स कंसिडर कि बिगरॉक से ले लिया, तो बिगरॉक से डोमेन ले लिया, बिगरॉक से ही मैंने सर्वर ले लिया। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि भाई पहले तो मुझे डोमेन को जो है मेरा उस डोमेन को मेरे सर्वर से कनेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो अच्छा, आई मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर लाइक होस्टिंग थिंग, बिकॉज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये चीज़ जो मैं भी बता रहा हूँ वो उनके लिए नहीं होगी, तो आई मेक अ सेपरेट वीडियो इफ पॉसिबल फॉर दिस होस्टिंग थिंग, हाउ दिस ऑल होस्टिंग टेक्स प्लेस। जब अगर वेबसाइट होस्ट करना रहेगा तो उसका क्या मतलब रहता है, बिकॉज ऐसे अलग अलग टर्म्स है, होस्टिंग, पब्लिशिंग, डोमेन कनेक्शन, नेम सर्वर एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। तो इसको बेसिक वे में, सिंपल वे में, लेमन टाइप में क्या किसका क्या मतलब है, वो हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में नहीं बट मे बी अपकमिंग वीडियोज़ में हम लोग ये एक छोटा सा बना लेंगे। ठीक है, तो कमिंग बैक, तो डोमेन को सर्वर से कनेक्ट करना रहता है, नेम सर्वर डालना, डोमेन अपना जो सर्वर रहता है उसका जो भी नेम सर्वर्स रहते हैं वो नेम सर्वर्स वहाँ पे डोमेन के डीएनएस सेटिंग्स में जाके डालना पड़ता है, एंड देन अपना डोमेन जो है वो सर्वर से कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहता है होस्टिंग में, जो लोग को पता है उन लोग को कि भाई हमें हमारा जो भी प्रोजेक्ट रहता है, प्रोजेक्ट के फाइल्स रहते हैं, कोड फाइल्स रहते हैं, वो सारे कोड फाइल्स जो है हमें हमारे सर्वर पर डालने रहते हैं। इट्स लाइक जो फाइल, जैसे हम फाइल्स को, कुछ जो भी हमारे फाइल्स रहते हैं उनको गूगल ड्राइव पे जैसे डालते हैं, वैसे ही उसी तरीके से हमें सर्वर पे डालना रहता है। ठीक है, वेब सर्वर पे डालने के बाद फिर उसके बाद हमारा अगर जो हमारा जो भी प्रोजेक्ट है उसमें अगर डेटाबेस है तो फिर डेटाबेस को भी सर्वर पे PHP में एडमिन के थ्रू अपलोड करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है, और वो सब चीज़ें होने के बाद फिर डेटाबेस और सर्वर को कनेक्ट करना पड़ता है। वो चीज़ें हम लोग इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, एंड देन आपका वेबसाइट लाइव हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है अपना ट्रेडिशनल होस्टिंग वे। ठीक है, अब इसी को रिलेट करते हैं क्लाउड होस्टिंग की तरफ से। क्लाउड होस्टिंग में, तो क्लाउड होस्टिंग में क्या होता है बेसिकली कि क्लाउड होस्टिंग में आप क्या करते हो कि आप एक EC2 इंस्टेंस लेते हो। ठीक है, EC2 जो है इलास्टिक क्लाउड कंप्यूटर एक सर्विस का नाम है। EC2 के अंदर में अलग अलग इंस्टेंसेस होता है, EC2 इंस्टेंस जिनको हम बोलते हैं। ये इंस्टेंस क्या होता है, ये इंस्टेंस का मतलब ही सर्वर है। ठीक है, आप ऐसे समझो कि जैसे आप बिगरॉक से एक सर्वर ले रहे हो रेंट पे, वैसे ही आपने जो है एक EC2, जब आप एक EC2 इंस्टेंस लेते हो तो उसका मतलब सेम रहता है कि आपने एक सर्वर जो है अपने प्रोजेक्ट के लिए ले लिया है। ठीक है, लीज पे लिया है, लीज मतलब रेंट ही है, सही समझो। ठीक है, तो वो सर्वर आपका ही सर्वर है, एंड आपने उसको ले लिया है, लेकिन वो सर्वर डेफिनेटली आपके जो ये वाले सर्वर्स रहते हैं, बिगरॉक वगैरह के सर्वर्स रहते हैं, उससे कंपैरेटिवली वो काफ़ी बेटर रहता है, बिकॉज उसमें इतने ज़्यादा शेयरिंग नहीं होती। ये बिगरॉक में के सर्वर्स में बहुत शेयर्ड होस्टिंग रहता है, बहुत सारे यूजर्स यूज़ करते रहते हैं, तो उनका स्पीड भी ऊपर नीचे एंड ऑल होता रहता है। बट अगर आप AWS का एक EC2 इंस्टेंस लोगे, सबसे बेसिक वाला भी लोगे ना, T2.micro को मैं कंसिडर करता हूँ, T2.nano भी है, ये सारी इंस्टेंसेस के नाम है। T2.nano सबसे ज़्यादा बेसिक है, बट T2.micro अगर आप लोगे ना तो वो आपके बिगरॉक के सर्वर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा फास्ट रहता है। ठीक है, वो भी शेयर्ड ही रहता है बट काफ़ी फास्ट रहता है।
ठीक है। तो ईजी टू इंस्टेंस मतलब कि आपका एज गुड एज आपका सर्वर, ठीक है। एक सर्वर लिया है, अब इसी टू इंस्टेंस लेने के बाद अब बेगरॉक में क्या होता है कि आपने सर्वर लिया है, सर्वर में सब चीज़ें पहले से इंस्टॉल रहती है, ठीक है। इंस्टॉल्ड रहना मतलब कि क्या, सर्वर जैसे अभी अब एक पीसी है आपका, ठीक है। तो एक पीसी जो है आपका, ये पीसी भी सर्वर है, लेकिन ये लोकल सर्वर है, ठीक है। इसका कहीं कहीं पे मतलब ये वेब सर्वर नहीं है, लोकल सर्वर है। तो इसमें क्या करते हो कि पीसी में आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हो, विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो, विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद इसके अंदर अलग अलग चीज़ें इंस्टॉल करते हो। वैसे ही अलग अलग प्रोग्राम सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करते हो जब आप एक पीसी लेते हो। तो वैसे ही आपका जो EC2 इंस्टेंस जब आप लेते हो तो वो इंस्टेंस जो है वो खाली रहता है, ठीक है। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल रहता है, लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम में भी इंस्टॉल रहेगा या विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल रहेगा, उबंटू रह सकता है। तो ऐसे करके ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल रह सकता है। लेकिन उसके बाद जो और चीज़ें आपको चाहिए, जैसे कि मे बी आपको PHP उसके अंदर इंस्टॉल करना है, बिकॉज आपको अपने जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट आपको अपाचे इंस्टॉल करना है। तो प्रोजेक्ट बेसिकली अपाचे वेब सर्वर, अपाचे करके वेब सर्वर रहता है, ठीक है। तो आपने क्या किया, अभी एक सिर्फ सर्वर लिया, अभी आपको अपाचे इंस्टॉल करना रहेगा। ये भी हम लोग आगे चीज़ चल के देखेंगे क्या क्या चीज़ें रहती है। तो अपाचे इंस्टॉल करना है, मे बी कुछ और प्रोग्राम्स इंस्टॉल करने हैं, तो ये सब प्रोग्राम्स इंस्टॉल आपको मैनुअली खुद से करने पड़ते हैं, ठीक है। जबकि ये सब चीज़ें आपको, अगर आप बिगरॉक से कोई सर्वर लेते हो तो उसमें ये सब चीज़ें नहीं करनी पड़ती, उसके अंदर जो है ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी प्री इंस्टॉल मिल जाती है, ठीक है। अपाचे वेब सर्वर वगैरह ये सब जो है प्री इंस्टॉल मिल जाता है, आपको वो सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, यहाँ पर क्योंकि आप सिर्फ एक सर्वर ले रहे हो स्क्रैच से, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, बाकी की चीज़ें आपको जो भी चाहिए आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो आपको खुद इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अगर आपको पाइथन में काम करना है तो पाइथन इंस्टॉल कीजिए सर्वर में, अगर आपको PHP में काम करना है तो PHP इंस्टॉल कीजिए सर्वर में, अपाचे वेब सर्वर इंस्टॉल कीजिए। आप अगर आपको MySQL में काम करना है तो MySQL इंस्टॉल कीजिए, अगर आपको मे बी Node.js में काम करना है तो Node.js इंस्टॉल कीजिए, MongoDB में काम करना है MongoDB इंस्टॉल कीजिए। ऐसे करके अलग अलग चीज़ें आपको इंस्टॉल करनी रहती है आपके इसमें किसमें, इंस्टेंस में, ठीक है। तो इंस्टेंस का सिंपल मतलब है कि आपका जो ये होता है वेब सर्वर, वही यहाँ पर AWS के इसमें उसको इंस्टेंस बोला जाता है, ठीक है। AWS के लैंग्वेज में या AWS, हाँ डेफिनेटली AWS के लैंग्वेज में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा, कुछ बड़ी चीज़ नहीं है EC2 इंस्टेंस, ठीक है। ये देखो यहाँ पे वर्चुअल सर्वर्स इन द क्लाउड, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ भी इन लोग ने सामने सामने कि EC2 का मतलब है वर्चुअल सर्वर्स इन द क्लाउड, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप आओगे यहाँ पर अंदर में, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी, ठीक है। मेरा तो ये ऑलरेडी है, मतलब यूज़ में है, इसके लिए मेरे इसमें आपको अलग अलग चीज़ें यहाँ पर 3 दिख रहा है, यहाँ पर 2 3 दिख रहा है, 0 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, ये सब चीज़ें दिख रही है। बट आपके केस में आपको सब 0 ही दिख रहा होगा। तो ये सब चीज़ें क्या है ये भी हम लोग देखते हैं थोड़ा थोड़ा करके। जैसे मैंने पहले बताया था कि इसके बारे में आई गेस मैंने ऑलरेडी वीडियो में कहा है कि ये जो EC2 सर्वर्स है, सॉरी ये जो हमारे हैं, ये सारे हमारे क्या हैं, हमारे ये जो है AP नॉर्थ ईस्ट 1, AP साउथ ईस्ट 2, ये हमारे एजीज़ है, एजी एज इन अवेलेबिलिटी जोन्स, ठीक है। और ये हमारे रीजन्स है, देखो ये जो है पूरा ये US रीजन है, US के अंदर में 4 एजीज़ है, अवेलेबिलिटी जोन है। अफ्रीका के अंदर में एक ही अवेलेबिलिटी जोन है, एशिया पैसिफिक के अंदर में इतने, ये तो ये हमारे इतने सारे रीजन्स हैं। इन रीजन्स के अंदर में ये एशिया पैसिफिक एक रीजन है, कनाडा एक रीजन है, यूरोप एक रीजन है, मिडल ईस्ट है, साउथ अमेरिका एक रीजन है। और इन रीजन्स के अंदर में ये सारे इतने इतने ईजीज हैं, ठीक है। इंडिया के अंदर में एक ही अवेलेबिलिटी जोन है, और बाकी एशिया पैसिफिक में इंडिया में एक अवेलेबिलिटी जोन है, बाकी अवेलेबिलिटी जोन है वो अलग अलग जगह पे, ठीक है। सो इसके बारे में मैंने बताया था। और एक चीज़ मेरे को ये बताना है कि अगर आप एक सर्वर लेते हो तो वो जो सर्वर है वो किसी एक अवेलेबिलिटी जोन के अंदर में लेते हो, ठीक है। यूजुअली जब आप अकाउंट बनाते हो तो आपका जो है अवेलेबिलिटी जोन या जो रीजन है वो US रीजन रहता है, और उसके अंदर US ईस्ट या फिर नॉर्थ वर्जीनिया वाला अवेलेबिलिटी जोन आपके इसमें रहता है। आपको उसको चेंज करना है। अगर आपको चाहिए कि यूजुअली अगर आप इंडिया से ऑपरेट कर रहे हो तो आप मुंबई लेते हो, ठीक है। ये कैसे अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट करना रहता है वो भी मैं बता देता हूँ। तो अवेलेबिलिटी जोन आपको इस बेसिस पे सेलेक्ट करना रहता है कि भाई हमारे जो भी प्रोजेक्ट हम इस पे क्लाउड पे डाल रहे हैं, उस प्रोजेक्ट को एक्सेस करने वाले जो यूज़र्स है वो यूज़र्स कहाँ के रहने वाले। फर्ज़ करो कि आपके जो यूज़र्स है वो यूज़र्स आपके US के रहने वाले यूज़र्स है। US में भी, US में स्पेसिफिकली कहाँ के, ईस्ट के हैं या वेस्ट के हैं, कहाँ के, ईस्ट में भी कहाँ के हैं, ओहियो के हैं या फिर नॉर्थ वर्जीनिया के हैं। तो वो वाला सब आप वो वाला रीजन आप सेलेक्ट कर सकते हो, और उसके अंदर आपका EC2 इंस्टेंस खरीद सकते हो, ठीक है। EC2 इंस्टेंस जो है वो रीजन टू रीजन रहता है। अगर आपने नॉर्थ वर्जीनिया में एक EC2 इंस्टेंस लिया हुआ है
तो वो EC2 इंस्टेंस आपको नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर, नॉर्थ वर्जीनिया रीजन सेलेक्ट करके ही आप वो उस EC2 इंस्टेंसेस को यूज़ कर सकते हो या कुछ भी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली अगर आपने मुंबई में EC2 इंस्टेंस लिया है तो इसका मतलब है कि आप मुंबई रीजन सेलेक्ट करके ही उस EC2 इंस्टेंस का फ़ायदा उठा सकते हो या उस EC2 इंस्टेंस के अंदर में कुछ चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। अब और एक चीज़ ये कि भाई मुंबई में EC2 इंस्टेंस लेना या फिर नॉर्थ वर्जीनिया में EC2 इंस्टेंस लेना, इसका क्या मतलब होता है? तो भैया इसका मतलब ये है कि अगर आप नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर में एक EC2 इंस्टेंस ले रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपका जो सर्वर है, आपके जो फाइल्स हैं, जो भी आपके प्रोजेक्ट के फाइल्स रहेंगे, वो सारे प्रोजेक्ट के फाइल्स या आपका जो सर्वर है जो आपको मिला है, वो सर्वर नॉर्थ वर्जीनिया में लोकेटेड है, ठीक है। नॉर्थ वर्जीनिया के किसी डेटा सेंटर में, AWS के डेटा सेंटर में वो सर्वर लोकेटेड रहेगा, ठीक है। सर्वर मतलब आप ऐसे समझ के चलो कि एक CPU है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि आपका जो PC है वो भी एक लोकल सर्वर ही है, वैसे ही एक CPU रहेगा आपका, जिसके अंदर में सब कुछ रहेगा, मे बी जिसके अंदर में बी i3 प्रोसेसर रहेगा, i5 प्रोसेसर रहेगा, ऐसा बहुत सारी चीज़ें रहेगी, उसके अंदर में रैम भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। तो ये एक CPU जो है, ये CPU आपका नॉर्थ वर्जीनिया में लोकेटेड है, ठीक है। और अगर आप मुंबई का कोई एक, मुंबई में जाकर अगर EC2 इंस्टेंस ले रहे हो तो आपका जो सर्वर रहेगा वो मुंबई के किसी डेटा सेंटर में रहेगा। सिमिलरली अगर आप हांगकॉन्ग में जाके EC2 इंस्टेंस ले रहे हो तो हांगकॉन्ग रीजन के अंदर में एक EC2 इंस्टेंस ले रहे हो तो हांगकॉन्ग के अंदर किसी डेटा सेंटर में आपका वो CPU रहेगा, ठीक है। तो ये रहता है। तो अब इसे मैंने क्यों बोला कि भाई जहाँ पे आपके यूज़र्स है वहाँ का ही, जहाँ जहाँ जो यूज़र्स आपके वेबसाइट पे आने वाले हैं या प्रोजेक्ट ऐप पे आने वाले हैं, वो यूज़र्स कहाँ के, उसी जगह का लेना सही रहता है। बिकॉज अगर आपके यूज़र्स US के हैं और अगर आपने ले लिया है मुंबई का, मुंबई वाले में, मुंबई रीजन में आपने एक EC2 इंस्टेंस ले लिया है, तो आपका सर्वर मुंबई में है, आपके यूज़र्स वहाँ पर है US पे। तो अब अगर आपके यूज़र्स कोई भी रिक्वेस्ट वगैरह सेंड करेंगे अपने ऐप के थ्रू या आपके ऐप के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू, तो वो रिक्वेस्ट को मुंबई आना पड़ेगा, ठीक है। मुंबई के सर्वर पे आएगा, पहले US से मुंबई आएगा, एंड देन मुंबई में जो भी प्रोसेसिंग वगैरह होना है, या सर्वर अपना जो भी रिवर्ट करेगा, रिस्पॉन्स सेंड करेगा, वो फिर रिस्पॉन्स वापस से मुंबई से US जाएगा, ठीक है। फिर अगर कोई अगला रिस्पॉन्स आएगा तो वो अगेन US से मुंबई आएगा। ऑल्दो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बट फिर भी कुछ तो लगता है भाई, डिफरेंस तो है थोड़ा बहुत, ठीक है। US से मुंबई आने में थोड़ा तो कुछ तो समय लगेगा, मिली सेकेंड्स या नैनो सेकेंड्स का कुछ तो समय लगेगा, ठीक है। तो आपका जो वेबसाइट है वो कंपैरेटिवली थोड़ा स्लो रहेगा, ठीक है। अगर आपके यूज़र्स US के हैं, US से कोई यूज़र आपका वेबसाइट विजिट कर रहा है और आपके सर्वर मुंबई में, ठीक है। और वही अगर कोई यूज़र आपका मुंबई में है और मुंबई में से ही वो, मुंबई में या फिर इंडिया में पकड़ लो, इंडिया में से है और इंडिया से वो आपके वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है, तो उसको आपका वेबसाइट का स्पीड थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। आपका वेबसाइट जल्दी फास्ट होगा, जल्दी लोड होगा उस केस में, जल्दी रिक्वेस्ट, क्योंकि भाई इंडिया में कहीं पे भी है, इंडिया से मुंबई रिक्वेस्ट आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा कंपेयर टू US से मुंबई आने में, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि भाई आपके जो भी यूज़र्स वगैरह है, वो जिस जगह से आप वो लोग यूज़ करने वाले हैं उस जगह पे मेजॉरिटी यूज़र्स, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि भाई सारे यूज़र्स यूज़ करेंगे, कुछ इंडिया के भी रहेंगे, कुछ में भी यूरोप के भी रहेंगे, बट मेजॉरिटी अगर US का है तो आप US का कोई सर्वर ले लीजिए। अगर आपका मेजॉरिटी यूज़र्स इंडिया के हैं तो आप इंडिया का मुंबई ले लीजिए, ठीक है। आपको हांगकॉन्ग वगैरह लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, मुंबई ले लो, क्योंकि आपके सबसे नज़दीक में कौन सा अवेलेबिलिटी जोन है, मुंबई है, तो मुंबई ले लो, क्योंकि आपका जो सर्वर है मुंबई में रहेगा, रिक्वेस्ट आने जाने में कम समय लगेगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कोई बताता नहीं है, लेकिन मैं, ये मेरा ओवर द टाइम जो भी मैंने सीखा है उसके हिसाब से ये सही है। मैं आपको एक रियल के सिनारियो बताता हूँ। तो हुआ ऐसा था कि भाई एक हमारे क्लाइंट थे, ये पहले की बात है, बहुत पहले की बात है। उनका जो सर्वर है मैंने US में ले लिया था, नॉर्थ वर्जीनिया में, ठीक है। और जबकि वो क्लाइंट, उनके जो यूज़र्स है वो सब जो है इंडिया के हैं, ठीक है। तो हुआ ऐसा था कि भाई उनका जो भी ऐप वगैरह है, जो भी है, उसमें लोडिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता था और उनको चाहिए था कि भाई हमारा लोडिंग टाइम थोड़ा इंक्रीज़ हो, फास्ट हो थोड़ा, ठीक है। तो फिर बाद में मैंने ये रियलाइज़ किया कि अरे यार मैंने गलती से नॉर्थ वर्जीनिया ले लिया है, और उस समय में मुझे मे भी उतनी जानकारी नहीं थी या जो भी है। तो फिर बाद में मैंने उनका सब वो सर्वर, सब वर्जीनिया के सर्वर जो भी मैंने लिया था वो मैंने क्लोज़ कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। यहाँ पे सर्वर को वापस देना मतलब टर्मिनेट करना, ठीक है। मैंने सर्वर लिया था लीज़ के लिए थोड़े टाइम के लिए, एंड देन मुझे वापस करना है, तो मुझे उस सर्वर को टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो मैंने टर्मिनेट कर दिया US नॉर्थ वर्जीनिया का सर्वर, और फिर बाद में मैंने मुंबई में जाके वो सब सेटिंग वगैरह वापस से की। मेरा काम बहुत बढ़ गया था, बट सब सेटिंग वगैरह वापस से की, और फिर मैंने उनके जो प्रोजेक्ट फाइल्स हैं वो नॉर्थ वर्जीनिया के सर्वर से निकाले और मुंबई के सर्वर में डाल दिए, ठीक है। मुंबई रीजन के अंदर में जो मैंने इंस्टेंस लिया था उसमें डाल दिए। तो उससे क्या होगा कि उनका स्पीड बढ़ गया, ठीक है।
तो ये मुझे एक रियल टाइम एग्जांपल भी मिला कि भाई उनका स्पीड बढ़ गया, ठीक है। अब किसी आप लोग जब ट्राई करोगे तो आपके में से किसी किसी में स्पीड नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपका वेबसाइट में भी शायद उतना ज़्यादा वो स्पीड बढ़ता तो है डेफिनेटली, लेकिन वो आपको विजिबल नहीं रहेगा, ठीक है। क्या कि भाई हाँ स्पीड बढ़ रहा है करके, वर्जीनिया से अगर मुंबई शिफ्ट किया या मुंबई से वर्जीनिया शिफ्ट किया। लेकिन जब आपके वेबसाइट में बहुत सारा डेटा वगैरह रहेगा, ये सब चीज़ें रहेगी, तो आपको वो जो डिफरेंस है लोडिंग स्पीड का वो आपको विजिबल रहेगा, ठीक है। तो उनका जो वेबसाइट था वो काफ़ी बड़ा वेबसाइट था, तो उनके इसमें विजिबल था वो डिफरेंस, वेबसाइट और आप दोनों था उनका, ठीक है। तो ये चीज़ें थी जो मेरे को बतानी थी। अब आगे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और चीज़ें देखेंगे ईसीडो के बारे में, ठीक है। ये काफ़ी प्रीशियस नॉलेज है जो कि जिसको अगर आपको ध्यान में रखेंगे तो काफ़ी एडवांटेज रहेगा आपको, ठीक है। जैसे मैंने बोला था, प्रॉमिस किया था कि भाई मैं सिर्फ काम की चीज़ें बताऊंगा, तो मैं काम की चीज़ें बता रहा हूँ जो कि आप यूज़ कर सकते हो। और मेरा अगर ये सीरीज़ पूरा देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से सीखने मिल जाएगी, जो कि किसी यूडीमी ट्यूटोरियल में, किसी यूट्यूब ट्यूटोरियल में, किसी में भी कोई और जो वेबसाइट्स है जहाँ पर आपको ये AWS के कोर्सेज मिलते हैं, भले ही 300 रुपये के मिलते होंगे, आई डोंट केयर। बट ये सब चीज़ें वहाँ पर इतना डेप्थ में नहीं बताते, ठीक है। ये काम की चीज़ें वहाँ पर कुछ और चीज़ें बताते, डेफिनेटली वो नॉलेज भी आपको किसी न किसी काम आ सकता है। बट ये जो नॉलेज है, ये नॉलेज ऐसा नॉलेज है जो आपको 110% आपको इसकी ज़रूरत रहेगी अगर आप AWS के साथ कभी भी डील करना चाह रहे हो तो, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू एंड कीप वॉचिंग दिस सीरीज़, बाय बाय।